हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी ये चल रहा था और इसमें मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट। इसमें भी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे एसी सर्किट्स। मैंने 3 बेसिक जो सर्किट्स थे वो बता दिए थे आप लोगों को, आर सर्किट, एल सर्किट एंड सी सर्किट। उनके बारे में आपको एक बात याद दिला दूं जो ज़रूरी है आगे के सर्किट्स को समझाने के लिए। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं जो कॉम्बिनेशंस हैं उसके। आप जानते हैं कि जो 3 सर्किट बताए थे मैंने आप लोगों को एसी सर्किट्स में, एसी सर्किट्स, इसमें 3 बेसिक सर्किट बताए थे। एक था आर सर्किट, एक था एल सर्किट और एक था सी सर्किट। ये थे। आपको पता होना चाहिए कि जो आर सर्किट हमारे पास है, ये जो आर सर्किट है, इसमें जो फेज़ डिफरेंस होता है वोल्टेज करंट के बीच में वो 0 डिग्री का होता है। जो एल सर्किट होता है, यहाँ पर जो फेज़ डिफरेंस होता है ये π/2 का होता है। और जो सी सर्किट होता है, यहाँ पर जो फेज़ डिफरेंस होता है ये भी π/2 का होता है। आप देखिए कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज़ में होते हैं। इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये वोल्टेज है, ये है वोल्टेज, तो अगर वोल्टेज डायरेक्शन में होगा तो करंट जो होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो V एंड I जो होते हैं ये सेम फेज़ में होते हैं। V एंड I आर इन सेम फेज़, ये सेम फेज़ में होते हैं। एल सर्किट में आप देखिए कि जो वोल्टेज होता है ये लीड करता है, V लीड्स द करंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर I की डायरेक्शन ये है, करंट I इस डायरेक्शन में है, तो उसको जो V है ये लीड करेगा कितने एंगल से, π/2 से। तो V लीड करेगा यहाँ पर। और जो फेज़ एंगल होगा, फेज़ डिफरेंस जो होगा उनके बीच में, ये π/2 का होगा। या आप कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज डायरेक्शन में है, ये वोल्टेज है, तो जो करंट है, तो ये वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट लैग करेगी, तो जो करंट होगी वो लैग करेगी। इधर देखिए ऐसे चलेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये π/2 फेज़ डिफरेंस इसको लैग करेगी। यहाँ पर सी सर्किट जो होता है, यहाँ पर V लैग्स द करंट। किस तरह से? आप देखिए कि अगर करंट ये है करंट, तो V लैग करेगा, ये होगा π/2 एंगल से। या आप कह सकते हो कि अगर वोल्टेज इस डायरेक्शन में है तो जो करंट है ये लीड करेगी, वोल्टेज लैग कर रहा है तो जो करंट होगी ये लीड करेगी, तो करंट जो होगी ये लीड करेगी कितने एंगल से, π/2 इतने से। तो ये सब बातें आपको अगर पता हैं, अगर ये सब बातें अगर आपको पता है तो फिर जो कॉम्बिनेशंस हैं इनको हम डिस्कस कर सकते हैं। 4th सर्किट जो है वो कॉम्बिनेशन है आर का और एल का, आर एल सर्किट, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा ओमिक रेजिस्टेंस आर का और एक इंडक्टर का। ओमिक रेजिस्टेंस किसी वायर में होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक आयरन की एक कॉइल है, तो आप देखेंगे आयरन की वजह से, आयरन वायर की वजह से उसमें ओमिक रेजिस्टेंस भी होगा और जो कॉइल है उसकी वजह से उसमें इंडक्टेंस एल भी होगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन होगा आर और एल का, जिसको हम आर एल सर्किट
या LR सर्किट कह सकते हैं। तो 4 सर्किट जो हमारे पास है ये है RL सर्किट या सर्किट containing ohmic resistance R and inductor L in series combination। और जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये AC सर्किट्स हैं, इसलिए AC सोर्स से कनेक्ट करेंगे। आप देखिए आपके पास एक AC सोर्स है, ये आपके पास एक AC सोर्स है। तो इस तरह से ये होगा AC सोर्स। फुल साइकिल बना दी मैंने, देखिए इस सोर्स में ये होगा AC सोर्स। जो सोर्स वोल्टेज होगा ये होगा V = V0 sin ω t। अब आप देखेंगे कि इस AC सोर्स में आपको 2 एलिमेंट लगाने हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों एलिमेंट्स को आप कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर एक ओमिक रेजिस्टेंस ये लगा देंगे R और यहाँ पर एक कॉइल लगा देंगे जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी वोल्टेज लगा होगा उसकी वजह से करंट फ्लो होगी। पहले ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट फ्लो होगी ऐसे, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये, इस तरह से करंट फ्लो होगी। तो जब करंट फ्लो होगी तो डायरेक्शन शो नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है हाफ साइकिल में। इस तरह से आप जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो होती है करंट सेम होती है, तो जो करंट यहाँ पर होगी वही करंट यहाँ होगी। सीरीज़ कॉम्बिनेशन है इसलिए। लेकिन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग हुआ करते हैं। तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा जिसको हम V∗R कहेंगे, तो V होता है I × R, तो I × कैपिटल R ये इसके अक्रॉस होगा। और आप देखेंगे इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम V∗L से रिप्रेजेंट करेंगे, और V = होता है I × R, तो करंट है I और R की जगह रेजिस्टेंस ऑफ L जिसको हम लोग क्या कहते हैं XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये तो रेजिस्टेंस होता है इस कॉइल का, ये होगा I × XL। तो ये इसका सर्किट हो गया। अब आप देखिए कि हमारे पास जो भी सर्किट होगा, जो भी हम सर्किट बनाएंगे, उसमें एक तो आप बताएंगे कि जो नेट वोल्टेज होगा वो कितना होगा। दूसरी बात बताएंगे आप लोग कि इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। मैंने बताया था कि अगर खाली R है तो उसका ओमिक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम रेजिस्टेंस ही कह सकते हैं। अगर कैपेसिटर या इंडक्टर है तो आप जानते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं। अगर कैपेसिटर की वजह है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, अगर इंडक्टर की वजह से है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो फिर जो उसका रेजिस्टेंस होता है उस सर्किट का उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक तो निकालना है कि कितना वोल्टेज होगा, V कितना होगा, नेट वोल्टेज कितना होगा। दूसरा निकालेंगे इम्पीडेंस Z यानी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट Z वो कितना होगा। तीसरी बात आप निकालेंगे कि V और I के बीच में कितना फेज़ डिफरेंस होगा, यानी फाई कितना होगा, कौन लीड कर रहा होगा, कौन लैग कर रहा होगा। और उसके बाद आप ये बता देंगे कि V और I वाले ग्राफ कैसे चलेंगे, और जो फेज़र डायग्राम है उसको आप बता देंगे। ये सब बातें आप लोगों को हर सर्किट में बतानी हैं। तो आप देखिए पहले हम बात करेंगे इसका फेज़र डायग्राम बनाएंगे। फेज़र डायग्राम बनाने के लिए ये जो बातें लिखी हुई हैं इसकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। आप देखेंगे कि ये RL सर्किट है, इसमें एक एलिमेंट लगा हुआ है R और एक एलिमेंट लगा हुआ है L। तो आप पहले देखें कि जो भी कॉमन वोल्टेज और करंट में जो भी चीज़ कॉमन है दोनों एलिमेंट में, R में
और L में, उसको आप ले लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर करंट कॉमन है, तो आप करंट को ले लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस, ये है करंट। फिर आप देखेंगे आर सर्किट में, आर सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। करंट अगर इधर है तो जो वोल्टेज होगा वी आर वो इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट है। तो आप लोग बना देंगे इसी डायरेक्शन में, ये बनाएंगे वोल्टेज वी आर, ये हो जाएगा। और उसके बाद आप आ जाएंगे एल सर्किट में, जो करंट आर में थी आई वही एल में है, लेकिन जो वोल्टेज है ये वी एल है। और एल सर्किट में अगर करंट ये है तो वोल्टेज लीड करता है π/2 से, तो जो वी एल होगा ये इस आई से π/2 एंगल पर लीड करेगा, ये होगा वी सफिक्स एल। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो ये वोल्टेजेस लिए गए हैं, जो करंट ली गई हैं, ये रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। बताया था मैंने आप लोगों को सबसे शुरू में जब फेजर डायग्राम डिस्कस किया था मैंने। तो इसलिए इनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो वेक्टर मेथड से निकालेंगे। पैरेललोग्राम मेथड आपको ध्यान होगा, जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम मेथड का यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके पैरेलल एक लाइन ये और इसके पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ करके हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे और इसी कॉमन पॉइंट ओ से डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये जो डायगोनल ड्रॉ किया ये नेट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। और आप देख रहे हैं कि ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो कौन लीड कर रहा है? ये नीचे है आप देखिए, और ये चल रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, तो वोल्टेज उससे ऊपर आ रहा है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है। जो एंगल होगा फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि V लीड कर रहा है करंट I को, या I लैग कर रही है वोल्टेज V को, एक ही बात है। फेज एंगल जो बीच में फेज डिफरेंस है ये फाई का बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको नेट वोल्टेज निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस पैरेललोग्राम में V स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अगर इस ट्रायंगल में लेंगे तो भी आप देखेंगे V स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कि V स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, हैंस नेट वोल्टेज, जो नेट वोल्टेज रहेगा ये होगा V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये पहली बात हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली है जो हमें चाहिए थी। दूसरा, अब हम लोगों को चाहिए इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब कि अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो जो भी रेजिस्टेंस है इस सर्किट का उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया आप लोगों को। तो जिस तरह से R इक्वल टू V/I होता है, वैसे यहाँ पर ये V निकल आया है हमारे पास। अगर हम लोग उसको I से डिवाइड कर देंगे तो वो इस AC सर्किट का इम्पीडेंस Z होगा। तो आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं, जहाँ पर VR लिखा है वहाँ पर I/R लिखिए, जहाँ VL लिखा है वहाँ I/XL लिख दीजिए और I कॉमन लेके यहाँ पर इसके नीचे ले आइए तो Z निकल आएगा। तो आप लिखेंगे पुटिंग V suffix R is equal to I/R and V suffix L is equal to I/XL in equation 1 we get, जब पुट कर देंगे तो होगा V is equal to अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा I/R इसका होल स्क्वायर प्लस I/XL इसका स्क्वायर, V इज इक्वल टू यहाँ I बाहर आ जाएगा इस स्क्वायर रूट से, तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इसको इसके नीचे ले आइए तो V/I इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये हो जाएगा। और V/I जो होगा ये इस सर्किट का इम्पीडेंस Z होगा। आप लिखेंगे कि
V अपॉन I इज इक्वल टू Z इम्पीडेंस ऑफ RL सर्किट। तो ये हो जाएगा। तो आप लेंगे इट इम्प्लाइज दैट कि इम्पीडेंस ऑफ RL सर्किट ये हो जाएगा Z, इसलिए Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं कि जो XL होता है वो होता है ओमेगा L। आप लिखेंगे कि बट XL इज इक्वल टू ओमेगा L, पढ़ चुके हैं आप लोग। पुट करेंगे यहाँ पर तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा L स्क्वायर। ओके, और आप जानते हैं जो ओमेगा होता है वो होता है 2πf, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 2πf, ये ओमेगा जाएगा और इनटू L इसका स्क्वायर। तो ये निकल के जो आएगा ये आएगी इसकी इम्पीडेंस। और आप जानते हैं कि इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो रेजिस्टेंस वाला ही होगा, इसका मतलब ओम ये होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सर्किट है ये सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, और इंडक्टर अगर लगा होता है एल सर्किट में तो वोल्टेज लीड करता है करंट से, ये आप जानते हो। और यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि ये करंट है और ये नेट वोल्टेज है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, ठीक है ना, करंट से लीड कर रहा है। और कितना फेज डिफरेंस है, 5 है। तो हम लोग ये बता देंगे यहाँ से देखकर कि भाई अगर RL सर्किट होता है तो V लीड करता है करंट से, और जो फेज़ एंगल है फाई उसको आप निकाल सकते हैं। अगर फेज़ डिफरेंस फाई है तो आप निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे इन RL सर्किट, इन RL सर्किट V लीड द करंट I by a phase angle या by a phase difference of phi। तो फ्रॉम फेज़र डायग्राम अगर आप देखें यहाँ से, आप देखिए इस फेज़र डायग्राम से, देखिए ये VL तो ये VL। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ तो tan phi कितना होगा, ये होगा VL अपॉन VR। ठीक है, तो टेंजेंट फाई जो होगा, टेंजेंट फाई ये होगा VL अपॉन VR। अब आप जानते हो कि VL जहाँ पर है वो होता है I इंटू XL और VR होता है I इंटू R। अगर आप पुट कर देंगे तो आप लिखेंगे टेंजेंट फाई इज इक्वल टू I इंटू XL और I इंटू R इससे कैंसिल, तो XL अपॉन R ये भी हो जाएगा। फिर XL जो होता है ये कितना होता है, ओमेगा L या 2πfL। तो आप लिख सकते हैं कि टेंजेंट फाई इज इक्वल टू होगा ओमेगा L अपॉन R या 2πfL अपॉन R। तो ये जितने भी फॉर्मूले आपके पास आए, जितने भी फॉर्मूले आए हैं, इससे आप लोग जो फेज़ एंगल है, फेज़ डिफरेंस है, उसको आप निकाल सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स या तो VL अपॉन VR या tan इनवर्स XL अपॉन R या tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R या tan इनवर्स 2πfL अपॉन R। इतना ये एंगल होगा फाई कि जिसका टेंजेंट या तो VL अपॉन VR के इक्वल होगा
या एक्स एल अपन आर के इक्वल होगा, या ओमेगा एल अपन आर के इक्वल होगा, या 2 पाई एफ एल अपन आर के इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग ये जो फेज़ डिफरेंस है, वोल्टेज जिस फेज़ एंगल से करंट को लीड करता है, ये आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट में देखिए, अगर ग्राफ की हम लोग बात करें तो समझ सकते हैं ग्राफ के बारे में भी कि वोल्टेज कितना है, V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैंने वोल्टेज लिया है तो करंट जो है वो लैग करेगी। जब करंट लैग करेगी कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो क्या फार्मूला है वो करंट का, आप देखिए कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि इफ़ V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो करंट है वोल्टेज लीड करा तो करंट लैग करेगी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ये होगा। तो जो हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस तरह से बन सकता है। ओमेगा टी ले लें या टी ले लें, कुछ भी ले लें। ये वोल्टेज, ये 1 साइकिल वोल्टेज की, जो करंट होगी वो लैग करेगी क्योंकि वोल्टेज लीड करेगा, इसलिए तो इसलिए करंट की जो पीक वैल्यू आएगी वो बाद में आएगी, इससे थोड़ा सा ये आएगी, यहाँ पर ये आएगी, इस तरह से आएगी। फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी। ये जो होगा ये फेज़ एंगल होगा फाई। तो इसका कंप्लीट मैंने डिस्क्रिप्शन बता दिया आप लोगों को आरएल सर्किट का, इसको समझ लीजिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट सर्किट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा आरसी सर्किट। तब तक के लिए बाय बाय।